दोस्तों सभी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे इस घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। यदि इसमें से आप 15 प्लस करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक है। रक्त स्कंदन किसे कहते हैं? रक्त का थक्का। जब चोट लग जाती है, रुधिर बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद वह जम जाता है। तो उसको रोकने के लिए किसका उपयोग या किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ग्लाइकोलेट या सोडियम ऑक्जेलेट। तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, सोडियम ग्लाइकोलेट। और हमारे शरीर के अंदर हेपेरिन होता है जो रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। स्तनधारी के वृक्क में हेनरी लूप किस भाग में उपस्थित है? तो दोस्तों मैंने बताया था वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का जो भाग है वो कहलाता है क्या? नेफ्रॉन का भाग हेनले लूप। और एक भाग होता है, आगे वाला भाग जो होता है बोमन कैप्सूल होता है। तो बोमन कैप्सूल होता है कॉर्टेक्स वाले भाग में, और जो हेनले लूप है वो कौन से भाग में होता है? मेड्यूला वाले भाग में। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेड्यूला। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, स्तन ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं? स्तन ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं? ऑप्शन है श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्रंथियां, अर्शु ग्रंथियां। तो जो स्तन ग्रंथियां हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं और इनसे दुग्ध का स्राव होता है। और ये किसके रूपांतरण से बनती हैं? तो ये बनती हैं श्वेत माने पसीना ग्रंथियों के रूपांतरण से ये बनती हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें इनमें कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? द्विलिंगी माने नर और मादा एक ही जंतु के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन है जोंक, मक्खी, एस्केरिस, मधुमक्खी। तो इनमें से कौन सा द्विलिंगी होगा? तो जो जोंक होती है एनेलिडा संघ के अंतर्गत आती है जोंक, ये द्विलिंगी होगा। इसके अलावा जो केंचुआ है वो भी द्विलिंगी होता है। और मक्खी, एस्केरिस, मधुमक्खी ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। मधुमक्खी एपिस इंडिका, इसमें इसकी जो छाता होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, श्रमिक और ड्रोन नर मक्खी और एक होती है रानी मक्खी। ये एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और एस्केरिस से एस्केरियासिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की मात्रा के नियंत्रण की कोशिका की क्षमता कहलाती है। माने जल की मात्रा नियंत्रण करने की कोशिका की क्षमता। तो ऑप्शन दिए गए होमियोस्टेसिस, सेकंड ऑप्शन दिया उत्सर्जन, ऑस्मो रेगुलेशन और विसरण। तो जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो क्षमता है वो कहलाएगी ऑस्मो रेगुलेशन माने पराशरण नियंत्रण। जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा अपने शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक सी रहेगा 5 में का। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर यौगिकों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। नर यौगिक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन, अनिषेक जनन, पुनरुद्भवन, शुक्र जनन। तो नर यौगिक माने जो स्पर्म है, स्पर्म जो नर यौगिक कहलाते हैं और इनके बनने की जो क्रिया है उसको कहते हैं शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, या उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस।
मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंडजनन किसे कहते हैं? तो अंडाणु मतलब मादा युग्मक बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो बिना निषेचन के ही नए जीव के निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और जो पुनरुद्भवन होता है ये वर्धी या कायिक जनन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो जो क्लोरोफिल है उसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज। तो जो क्लोरोफिल का केंद्रीय तत्व होता है वो होता है Mg मतलब मैग्नीशियम। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा रहेगा? सी इसका सही हो जाएगा। और जो कैल्शियम है ये भी ध्यान रखना है, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। उसमें रक्त के थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो उसमें ऑप्शन रहता है कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक कैलोरी मिलती है, कैलोरी ऊर्जा सबसे अधिक किससे मिलती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है फैट से, वसा से, लिपिड से। और कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक वसा के अणु से। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जो विटामिन है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, या इसको हम एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं। जबकि माइकोलॉजी कवक के, फंजाई के जो है फंजाई के अध्ययन को या कह सकते हैं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं। और पैथोलॉजी किसे कहते हैं? तो रोगाणुओं के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना हरे शैवाल, कमलगट्टा, पपीता या साइकस। तो जो साबूदाना है वो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म की विशेषता ये होती है कि इनमें बीज तो पाए जाते हैं लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। ये जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। और एक इसी में पाइनस होता है, पाइनस से चीड़ का तेल प्राप्त होता है, पाइनस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फलों की शर्करा कहते हैं, किसको कहते हैं? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सुक्रोज को या स्टार्च को। तो फलों की शर्करा जो है वो कहते हैं फ्रक्टोज को। और फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये अणुसूत्र है फ्रक्टोज का, यही ग्लूकोज का भी होता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? अंगूर की शर्करा। और फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फलों की शर्करा। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहते हैं। और सुक्रोज माने चीनी, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला अणुसूत्र है। और स्टार्च माने मंड। और जो मंड होता है और मंड का H10O5 का होल N, ये होता है किसका? स्टार्च या मंड का होता है। और स्टार्च और मंड किस में पाया जाता है? तो स्टार्च और मंड मक्का है, गेहूं है, अनाज में प्रमुख रूप से पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कपड़ों में लगे स्याही के दाग दूर करने में प्रयोग किया जाता है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। कौन सा है जो कपड़ों में लगे स्याही के दाग को दूर करता है? तो वो रहेगा ऑप्शन रहेगा सी। और फॉर्मूला होता है COOH, ये रहेगा, या कह सकते हैं COOH का होल ट्वाइस। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों से स्याही के धब्बों को दूर करने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से
इनमें से एक सेकेंड, इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है, इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या कॉपर पायराइट। तो एल्यूमिनियम Al, ये जो हेमेटाइट है तो इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, ये हेमेटाइट है जो कि लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4, ये मैग्नेटाइट है। कॉपर पायराइट CuFeS2 ये होता है। तो ये तीनों कोई भी एल्यूमिनियम के अयस्क नहीं है, तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वो रहेगा कौन सा, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है जो कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो ये सही रहेगा इसका बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारूद बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो बारूद बनाते हैं तो उसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट मतलब सोरा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सोरा। 6 भाग सोरा, 1 भाग चारकोल और 1 भाग गंधक या सल्फर, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, बारूद बनता है, विस्फोटक पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग पटाखे वगैरह बनाने में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिटकरी में कौन सा लवण, फिटकरी कौन सा लवण है। तो जो फिटकरी है ये सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, द्विक लवण है या जटिल लवण है। तो जो फिटकरी है इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे इसमें एक लवण है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और दूसरा जो लवण है Al2SO4 का होल थ्राइज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्यूमिनियम सल्फेट, दो लवणों को मिलाकर के बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विक लवण। तो जो फिटकरी है वो द्विक लवण है। इसी प्रकार मोहर लवण भी वो द्विक लवण के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या, विद्युत मोटर, डायनेमो, धारामापी, ट्रांसफार्मर। तो जो डायनेमो होता है जनरेटर, ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अतः इसका जो ऑप्शन रहेगा बी सही रहेगा। जबकि विद्युत मोटर क्या करती है, उल्टा करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, लेंस की क्षमता निकाल ली है P बराबर, चूँकि ये सेंटीमीटर में दी गई है फोकस, तो जो फॉर्मूला रहेगा P बराबर 100/F, जहाँ पर F क्या है, फोकस दूरी है। तो F के स्थान पर फोकस दूरी रखेंगे, कितना मान दिया है 20, तो यहाँ देंगे हम क्या 20, ये रखेंगे 20 पंचे, यहाँ हो गया 100। तो चूँकि ये जो P है, P बराबर कितना आ गया 5, और लेंस की क्षमता निकाल ली है, और लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, इसका होगा 5D। तो जो ऑप्शन D रहेगा वो इसका सही हो जाएगा, 5D लेंस की क्षमता रहेगी 5D। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम या जूल। तो दोस्तों दाब का P बराबर होता है F/A, ये फॉर्मूला होता है दाब का। तो निकलेगा F का मान, F का जो मात्रक है, F माने बल का जो होता है वो होता है न्यूटन अपॉन, और ये माने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है, या इसको हम पास्कल कहते हैं, पास्कल कहा जाता है।
तो जो सही आंसर होगा वो रहेगा पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि जूल है कार का, किलोग्राम द्रव्यमान का। इस टाइप के निकलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 24, 30 और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना है। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें 3 जुड़े हुए हैं, एक 20 ओम का, एक 24 और एक 30 का। तो इसमें 3 R3 तक ले लेंगे। तो यहाँ पर R1 की जगह हम 20 रखेंगे, R2 की जगह हम 24 रखेंगे और R3 की जगह हम 30 रखेंगे और निकालेंगे इससे। तो जो इसका जो निकल के आएगा वो रहेगा 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30, ये आ जाएंगे। मान रख देंगे हम तीनों प्रतिरोधों के और इसका ले लेंगे हम LCM। तो ये आ जाएगा 120। तो 20 छंग 120 प्लस 24 पंचे 120 प्लस 30 चौके 120, ये आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे 6 4 10 और 15। तो ये आ जाएंगे, ये निकलेगा 1/r बराबर 15/120, या ऐसा हम कर देंगे, इसको हम पलट देंगे। तो ये आ जाएगा, पलटते हैं इसको तो r का मान निकल आएगा, या तो या गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा ऐसा आ जाएगा r बराबर 120 अपॉन ये आ जाएंगे 15, 3 5 15, 3 चौको 12, 5 8 40। तो 8 ओम इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा राइट आंसर। और ओम चूंकि प्रतिरोध का क्या होता है, मात्रक होता है, तो 8 ओम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो 2 एम्पियर की धारा मतलब I का मान दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है, और दूसरा दिया गया है 20 मिनट। तो जो टाइम दिया गया है T बराबर वो दिया गया है 20 मिनट, मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब ये सेकंड 1200 सेकंड आ जाएगा। अब अपन को आवेश निकालना है, चूँकि अपन को पता है विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब चूँकि हमें आवेश Q निकालना है तो T का हम 3 गुणा कर देंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q बराबर IT। यहाँ पर हम I का मान 2 और T का मान 1200 सेकंड रख देंगे और ये हल कर देंगे और इसके बाद इसका जो आंसर निकलेगा तो हम इसमें रख देते हैं, फॉर्मूला लगेगा Q बराबर IT। अब I का मान कितना दिया था 2 एम्पियर और T कितना था 1200, तो 12 दूनी 24, 2400 कूलाम आवेश, चूँकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D ऑप्शन 2400 कूलाम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।